सो हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो हमने कुछ दिनों पहले भाषा और संस्कृति जो कि बीए तृतीय वर्ष का पाठ्यक्रम है, फाउंडेशन कोर्स, उसका वीडियो बनाया था और ये उसका अगला वीडियो है। और उस वीडियो में जो पहला वीडियो था उसमें हमने 54 टू शायद 57 59 क्वेश्चन किए थे। तो हम अभी उसी के बाद से स्टार्ट करने वाले हैं। और ये क्वेश्चन परीक्षा की दृष्टि से बहुत इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि मैंने जो हमारी 2020 है उसमें से जो क्वेश्चन का पार्ट होता है उन्हीं को लिया है, ताकि आपके क्वेश्चन का रिवीजन जब आप करें तो आपको सारे क्वेश्चन क्लियर हो जाए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो इसमें 59 क्वेश्चन है। हिंद भारत की जनता के संदर्भ में हिंदू शब्द का प्रथम बार प्रयोग किया था, कहाँ किया था? इसका आंसर है गुरु अंगद ने। जियो और जीने दो, यह ध्येय वाक्य खालिस्तान धर्म का है, जैन धर्म का। जैन धर्म में वस्तुओं के संग्रह नहीं करने पर उसे क्या कहते हैं? अपरिग्रह। 62 नंबर का क्वेश्चन है। आदि ग्रंथ अथवा गुरु ग्रंथ साहिब का संकलन किया था गुरु अर्जुन देव ने। लंगर व्यवस्था शुरू करने का श्रेय किसे जाता है? गुरु नानक देव को। कौन सा धर्म समस्त ज्ञान इंद्रियों को जीत लेने के लिए शिक्षा देता है? जैन धर्म। द्वैत सिद्धांत के प्रतिपादक कौन थे? शंकराचार्य। पुरी में रथ यात्रा किसके सम्मान में निकाली जाती है? भगवान जगन्नाथ के संदर्भ में, ठीक है। और बुद्ध की शिक्षाओं का सार खालिस्तान निहित है धम्मपद में। बुद्ध के अनुसार दुख निरोध के कितने मार्ग हैं? 4। पंचशील का संबंध किससे है? बौद्ध धर्म से। बौद्ध धर्म में कितने आर्य सत्य है? 4। बौद्ध धर्म में सबसे अधिक बल किस पर दिया गया है? मद्य निषेध पर। बौद्ध धर्म का कौन सा सिद्धांत प्रसिद्ध है? पंचशील। बौद्ध धर्म के अनुसार समस्त दुखों का कारण खालिस्तान है तृष्णा। बौद्ध धर्म में नैतिक कर्तव्य किसके प्रति बताए गए हैं? परिवार। बौद्ध धर्म में दुखों को त्याग करने का मार्ग कौन सा है? दुख निरोध मार्ग। सिख धर्म में कौन सा लंगर का उद्देश्य नहीं है? भेदभाव। गुरु नानक जी के उपदेशों में बंडछकों से क्या आशय है? मिलजुल कर खाना और ज़रूरतमंदों की सेवा करना। 78 नंबर का क्वेश्चन है। गुरुद्वारे की भोजन वितरण व्यवस्था को क्या कहते हैं? लंगर। गुरु नानक जी ने किन दो महत्वपूर्ण प्रथाओं का शुभारंभ किया था? लंगर और सेवा। गुरु नानक जी स्त्री पुरुष की खालिस्तान पर विश्वास करते थे, समानता पर। सबके साथ मिलजुल खाओ और ज़रूरतमंदों की सेवा व मदद करो को गुरु नानक जी ने क्या नाम दिया? बंडक्षकों। गुरु नानक जी के अनुसार जगत में कितने परमात्मा है? 1। सिख धर्म में कितने संप्रदाय है? अनेक। महिषी धर्म के अनुसार मनुष्य अपने मूल उद्देश्यों से क्यों भटक गया? पाप के कारण। यीशु के अनुसार सबसे बड़ा दान है क्षमा दान। यीशु के अनुसार सच्चे मसीही को खालिस्तान होना नितांत आवश्यक है, अच्छा नागरिक होना। मसीही धर्म के प्रवर्तक खालिस्तान है प्रभु यीशु। मसीही धर्म का प्रमुख उद्देश्य खालिस्तान है मानवीय समानता और एकता। यीशु ने अपने संदेशों में खालिस्तान को रेखांकित किया है मानवीय सोच को। मसीही धर्म में खालिस्तान अति महत्वपूर्ण है नैतिकता। यीशु के अनुसार नैतिक धर्म का मूल उद्देश्य कहाँ निहित होता है? कर्ता के अंदर। यीशु ने मनुष्य मात्र को खालिस्तान प्रदान किया नूतन दर्शन। विश्व का प्राचीनतम दर्शन कौन सा है? योग। सिंधु घाट की सभ्यता के लोग किस देवता की पूजा करते थे? पशुपति की। साइनागोग किसका धर्म या पूजा स्थल है? यहूदी धर्म का। इस्लाम धर्म के महत्वपूर्ण स्तंभ कौन से हैं? उपयुक्त सभी, मतलब नमाज, हज, रोजा, उपयुक्त सभी। ज़कात शब्द का मूल अर्थ है वंचित वर्ग की सहायता। इस्लामी पंचांग में रमजान के माह को क्या कहते हैं? 9वां मास। तौहीद का आशय होता है साक्षी देना।
ईश्वर सर्वशक्तिमान, सर्वज्ञ और सर्वव्यापी है। यह ज्ञान प्राप्त होते ही मनुष्य किससे बचता है? पाप कर्म से। अल्लाह के आदेश के समक्ष शीश झुकाने का आशय है इस्लाम। इस्लाम किसे मानता है? एक ईश्वरवाद को। इस्लाम धर्म के प्रमुख धर्म हैं 5। दीन ए इलाही धर्म प्रवर्तित किया था अकबर ने। एनालेक्टस किस धर्म का पवित्र ग्रंथ है? कन्फ्यूशियस धर्म का। भगवान बुद्ध ने अपना पहला धर्मोपदेश कहाँ पर दिया था? सारनाथ में। हज़रत मोहम्मद साहब की जीवनी किसने लिखी थी? इब्न इशाक ने। हज़रत मोहम्मद के पवित्र वाक्य व उपदेश किस पुस्तक में संकलित है? हदीस में। इस्लाम किस भाषा का शब्द है? अरबी भाषा का। इस्लाम में रोज़ा का अर्थ है उपवास करना। इस्लाम में हज का अर्थ है तीर्थ यात्रा करना। तो अभी तक हमने जो है हमारी पहली और दूसरी इकाई यहाँ पे समाप्त हो चुकी है, जिसके दूसरी इकाई के 111 क्वेश्चन थे वो भी समाप्त हो चुके हैं। अब हम तीसरी इकाई देखने वाले हैं, जो कि है वाक्य रचना एवं अशुद्ध शोधन, जिसमें वाक्य रचना से आप क्या समझते हैं, वाक्य रचना के घटक बताइए तथा वाक्य की परिभाषा लिखिए। अथवा में है वाक्य की परिभाषा में उसका आशय स्पष्ट कीजिए। उसके अथवा में है वाक्य की परिभाषा लिखिए, और उसके भी अथवा में है वाक्य किसे कहते हैं, परिभाषा लिखकर स्पष्ट कीजिए। तो इसमें हमें मतलब फुल मतलब लिखने के लिए तो क्वेश्चन आते हैं नहीं, तो हमें ऑब्जेक्टिव ही देखने हैं। पर जिससे भी अगर ये डिटेल में पढ़ने हैं तो वो पढ़ सकता है, पर मैं आपको सीधा ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन पे लेकर चलूँगी, ठीक है। तो हमारा इसमें है पहला वस्तुनिष्ठ प्रश्नोत्तर का जो पहला प्रश्न है वो है, किसी भी भाषा की मूलभूत इकाई होती है वाक्य, ठीक है। रचना या रूप के आधार पर वाक्य होते हैं 3 प्रकार के। अर्थ के आधार पर वाक्य होते हैं 8 प्रकार के। मौखिक अभिव्यक्ति का संबंध होता है उच्चारण से। लिखित अभिव्यक्ति का संबंध होता है मात्रा या वर्तनी से। मन के विचारों की अभिव्यक्ति किस माध्यम से होती है? वाक्य से। वाक्य का निर्माण खालिस्तान होता है शब्दों से। भाषा किस माध्यम से व्यक्त की जाती है? वाक्य से। व्याकरणिक रूप से पूर्ण विचार को खालिस्तान कहते हैं वाक्य। वाक्य के क्रिया भाग को खालिस्तान कहा जाता है विषय। रचना की दृष्टि से वाक्य कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के। अर्थ के आधार पर वाक्य कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार के। किसी भी वाक्य के 2 अंग होते हैं, उद्देश्य और विधेय। कार्य और रचना के आधार पर वाक्य कितने प्रकार के होते हैं? 7 प्रकार के। वाक्य के प्रमुखतः 2 घटक होते हैं। क्या होते हैं? उद्देश्य और विधेय, जो हमें पहले भी क्वेश्चन में पढ़ चुके हैं। अब हमारा 16वां क्वेश्चन है, निम्न में से अशुद्ध वाक्य कौन सा है? इसमें है, मेरे पास केवल एक पेन है, पुस्तक मेज पर रखी है, हाँ तो तुम सबसे सुंदर हो, मेरा चश्मा तुम्हें अच्छा लगा, नहीं सॉरी, मेरा चश्मा तुमसे अच्छा है। तो इसमें अशुद्ध वाक्य कौन सा है? मेरा चश्मा तुमसे अच्छा है। 17वां क्वेश्चन है, मैंने यह मेज 100 रुपये की खरीदी। इस वाक्य में क्या दोष है? मैंने यह मेज 100 रुपये में की खरीदी, परसर्ग का। निम्न में से शुद्ध वाक्य कौन सा है? बंदूक एक उपयोगी शस्त्र है, यह मेरा पुस्तक है, यही होगा, यह मेरा पुस्तक है, ठीक है। प्रोनाउंसिएशन ही गलत निकल रहा है उसका। फीमेल मतलब स्त्रीलिंग पुल्लिंग में, सॉरी पुल्लिंग बोल रही हूँ, पर स्त्रीलिंग और पुल्लिंग का जो है वो वहाँ पे पता चल रहा है। तो क्वेश्चन नंबर 19 है, निम्नलिखित में से कौन सा सही वाक्य है? शायद मैं कल आऊँगा, सही वाक्य है। क्वेश्चन नंबर 20 है, साहित्य में अशुद्धि शोधन किसे कहते हैं? शब्दों का शुद्ध करना, शब्दों को शुद्ध करना होगा। उच्चारण की दृष्टि से अशुद्धि कितने प्रकार की होती है? 2 प्रकार की। निम्न में से कौन सा अशुद्ध वाक्य है? उसे कोई पैतृक संपत्ति नहीं मिली, ठीक है। निम्न में से शुद्ध वाक्य है, मैंने उसे बुलाया और कहा। व्याकरण के सामान्य नियमों की जानकारी के बिना जो शब्दगत अशुद्धि होती है उसे कहते हैं व्याकरण अशुद्धि। शब्द रचना में वर्तनी में होने वाली गलतियों को कहते हैं वर्तनी अशुद्धि। अनुकूल का शुद्ध शब्द क्या है? अनुकूल। क्या परिवर्तन हुआ? अच्छा, का में बड़ों की मात्रा लग गई, ठीक है। अध्ययन का शुद्ध शब्द क्या है? अध्ययन। जिन शब्दों में
एक से अधिक प्रधान उपवाक्य हो और वे संयोजक अव्यय द्वारा जुड़े हो उसे कहते हैं संयुक्त वाक्य। निम्न में से कौन सा अशुद्ध वाक्य है? आज बजट के ऊपर बहस होगी। ईर्ष्या का शुद्ध शब्द क्या है? ईर्ष्या। सर्वनाम एवं क्रिया सही ना होने पर वाक्य खालिस्तान हो जाता है, अशुद्ध। लिखने की विधि को खालिस्तान कहते हैं, वर्तनी या अक्षरी। वाक्य रचना में जब अशुद्धियाँ होती है तब उसे खालिस्तान कहते हैं, वाक्य अशुद्धियाँ। वाक्य के गुण आकांक्षा का अर्थ है श्रोता की जिज्ञासा। अशुद्ध शब्दों को शुद्ध करने को खालिस्तान कहते हैं, अशुद्धि शोधन। अब हमारे यहाँ दूसरा चैप्टर है इकाई नंबर 3 का, जो है अनुवाद, अर्थ एवं प्रकार। तो इसमें भी क्वेश्चन दिए हुए हैं और हम यहाँ पे भी सीधे क्वेश्चन ना देखते हुए, लॉन्ग क्वेश्चन ना देखते हुए हम वस्तुनिष्ठ प्रश्नोत्तर देखते हैं, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस देखते हैं। जिसका पहला क्वेश्चन है, अनुवाद का शाब्दिक अर्थ है किसी के कहने के बाद कहना, अनुवाद। ठीक है। अनुवाद में कितनी बातों का ध्यान रखना चाहिए? 3 बातों का। स्रोत भाषा कहते हैं कि कथित भाषा का दूसरी भाषा में अनुवाद। स्रोत भाषा का अर्थ है जिस भाषा से अनुवाद किया जाना है। अनुवाद का क्या अर्थ है? एक भाषा की सामग्री को दूसरी भाषा में रूपांतरित करना। अनुवाद का साधन है उपयुक्त सभी, मतलब पारिभाषिक शब्दावली, कोश, कंप्यूटर, सभी। अनुवाद को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? ट्रांसलेशन। ट्रांसलेशन शब्द का निर्माण मूलतः किस भाषा से हुआ है? लैटिन से। अनुवाद में किन 3 बातों का ध्यान रखना आवश्यक है? पाठ सामग्री, समानार्थक शब्द और पुनर्स्थापना। जब अनुवाद में मूल शब्द, वाक्य आदि पर ध्यान न देकर केवल भाव या विचार पर ध्यान दिया जाता है तो उसे कहते हैं भावानुवाद। अनुवाद का अर्थ होता है एक भाषा की सामग्री को दूसरी भाषा में रूपांतरित करना। अनुवाद में किन 3 बातों का ध्यान रखना आवश्यक है? पाठ सामग्री, भाषा का ज्ञान, भाषा का बोध। 13 नंबर है, भारत के संविधान में हिंदी को राजभाषा के रूप में स्वीकार किया गया 14 सितंबर 1949 को। याद रखना ये डेट, 14 सितंबर 1949। भारत में राष्ट्रभाषा का दर्जा दिया गया है हिंदी को। संविधान में किस अनुच्छेद के अनुसार हिंदी को राजभाषा के रूप में स्वीकृत किया गया है? अनुच्छेद 343। हिंदी की लिपि कौन सी है? देवनागरी। ठीक है, हम फॉन्ट में जब टाइप करते हैं तो देवनागरी आता है, जो कंप्यूटर चलाता होगा उसको पता होगा। अंग्रेजी शासन में फोर्ट विलियम कॉलेज खोला गया था कोलकाता में। अनुवाद का क्या अर्थ है? ये हम 4-5 बार पढ़ चुके हैं कि एक भाषा की सामग्री को दूसरी भाषा में रूपांतरित करना। क्वेश्चन नंबर 19 है, अनुवाद में किन 3 बातों का ध्यान रखना चाहिए? पाठ सामग्री, समानार्थक शब्द और पुनर्स्थापना। स्रोत भाषा का अर्थ है जिस भाषा से अनुवाद किया जाना है। प्रारूप से आशय है रूपरेखा का। किसी विभाग के एक या सभी कर्मचारियों को उनसे संबंधित सूचनाएं भेजने के लिए प्रयोग किया जाता है कार्यालय आदेश। कार्यालयों में सूचनाओं और आदेशों का प्रसारण किया जाता है परिपत्र में। ज्ञापन लेखन की शैली होती है अन्य पुरुष। समस्या का समाधान प्रस्तुत करना विशेषता है टिप्पणी की। कार्यालय आदेश की भाषा होती है सीधी और स्पष्ट। वर्तमान में हम किस युग में जी रहे हैं? सूचना और प्रौद्योगिकी के युग में। अच्छे अनुवाद में प्राथमिकता के लिए ज़रूरी। नंबर 29 है, अच्छे अनुवाद में प्रमुखता क्या होना चाहिए? मूल अभिव्यक्ति। क्वेश्चन नंबर 30 है, अनुवाद की स्रोत भाषा में क्या होनी चाहिए? शैली सुरक्षित। अनुवाद की सौंदर्यता के लिए यह आवश्यक है कि वह प्रकृति के अनुरूप हो। बैटरिंग का क्या अर्थ है? पुनः परीक्षण। एक भाषा से दूसरी भाषा में प्राप्त जानकारी को खालिस्तान कहते हैं अनुवाद। निम्न में से कौन सा एक अनुवाद का प्रकार नहीं है? छाया अनुवाद का। एक भाषा पाठ के अर्थ को दूसरी भाषा में प्रयुक्त करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? अनुवाद। जब मूल भाषा को शब्द योजना या वाक्य में
तोड़कर लक्ष्य भाषा को ज्यों का त्यों व्यक्त किया जाता है तब उसे हम कहते हैं शब्दानुवाद। जब मूल भावों को लेकर लक्ष्य भाषा को शर्तानुसार अनुवाद किया जाता है उसे खालिस्तान कहते हैं कर्मानुवाद। कंप्यूटर कार्य संपन्न कर देता है शब्द बहुत शीघ्र और बिना किसी त्रुटि के। जो शब्द पारिभाषिक अर्थ में भी प्रयुक्त होते हैं और सामान्यतः अर्थ में भी, उन्हें कहते हैं अर्थ परिभाषिक शब्द। 40 नंबर का क्वेश्चन है, वैज्ञानिक और पारिभाषिक शब्दावली आयोग का गठन किया गया सन 1961 में। जब मूल भावों को ध्यान में रखकर वाक्य विन्यास करके अनुवाद किया जाता है तब भावानुवाद कहते हैं उसे। जब दो या अधिक भाषाभाषी अपने भावों को नहीं समझे या तीसरा व्यक्ति उन भावों की व्याख्या करता है उसे आशु अनुवाद कहते हैं। जब मूल पाठ के सारांश का अनुवाद किया जाता है तब उसे सारानुवाद कहते हैं। जब मूल पाठ के अर्थ का अनुवाद किया जाता है तब उसे अर्थानुवाद कहते हैं। एक अच्छे अनुवाद में क्या होना चाहिए? प्रवाह। जिस कोश में शब्द के अर्थ व्याकरणिक स्थिति या पर्याय होते हैं उसे क्या कहते हैं? शब्दकोश। हिंदी को संविधान के अनुसार कौन सी भाषा का स्थान प्राप्त है? राजभाषा का। बाय एंड बाय की हिंदी है क्रमशः। एंडोर्समेंट की हिंदी है पृष्ठांकन। साहित्य पत्रकारिता का श्रीगणेश सबसे पहले कहाँ हुआ? फ्रांस में। कंप्यूटर के द्वारा एक भाषा से दूसरी भाषा में किया गया अनुवाद क्या कहलाता है? मशीनी अनुवाद। जिस भाषा से अनुवाद किया जाता है उसे कहते हैं स्रोत भाषा। अनुवाद का शाब्दिक अर्थ है किसी कथन को एक भाषा से दूसरी भाषा में व्यक्त करना। स्रोत भाषा कहते हैं बात को दूसरी भाषा में अनुदित किया जाना। लक्ष्य भाषा कहते हैं वह भाषा जिसमें अनुवाद होता है। 56 नंबर का क्वेश्चन है, अनुवाद विश्व के सभी कार्यों से अधिक महत्वपूर्ण और महानतम कार्य है। यह कथन है JSW का। सर्वप्रथम ट्रांसलेशन शब्द का प्रयोग किसने किया था? मोनियर विलियम्स ने। हिंदी की लिपि का क्या नाम है? देवनागरी लिपि। हिंदी को संविधान के अनुसार कौन सी भाषा का स्थान प्राप्त है? राजभाषा का। जब मूल का व्याख्या के साथ अनुवाद होता है तो उसे कहते हैं व्याख्यानुवाद। एक ही भाषा के अंतर्गत किया जाने वाला अनुवाद कहलाता है अंतःभाषिक अनुवाद। 62 नंबर का क्वेश्चन है, दुभाषीय द्वारा किया जाने वाला अनुवाद कहलाता है वार्तानुवाद। स्रोत ग्रंथ की मूल बातों का मूल मुक्त अनुवाद कहलाता है सारानुवाद। इनमें से भाषा किसका साधन माना जाता है? विचार आदान प्रदान का। किसी वाक्य रचना का गद्य या मुक्त छंद में अनुवाद क्या कहलाता है? काव्यानुवाद। विचारों को एक भाषा से दूसरी भाषा में रूपांतरित करना अनुवाद है। यह कथन है देवेंद्रनाथ शर्मा का। भीलनाथ तिवारी के अनुसार अनुवाद के वर्गीकरण का आधार है उपयुक्त सभी। निम्नलिखित वाक्यों में सही या अथवा गलत का निशान लगाए। ये तो आएगा नहीं पर ठीक है, ये भी पढ़ लेना, आप ही लोग पढ़ लेना। और 69 नंबर है, निम्नलिखित वाक्यों में खालिस्तान को भरिए। आजकल अनुवाद शब्द अंग्रेजी के खालिस्तान के पर्याय के रूप में प्रतिष्ठित है। ट्रांसलेशन। अनुवाद करने में खालिस्तान एक महत्वपूर्ण सहायक उपादान है। कोश। अनुवाद करते समय खालिस्तान का भी ध्यान रखना चाहिए। सांस्कृतिक परंपराओं का। अनुवाद की प्रक्रिया के अंतर्गत खालिस्तान का ज्ञान होना भी आवश्यक है। व्यावहारिक। अब हमारा तीसरी जो पार्ट है इसमें वो है लोकतंत्र, समरसता, कला, साहित्य, अध्यात्म, जिसमें हम सीधे वस्तुनिष्ठ प्रश्न देखने वाले हैं। तो आज हम पूरा पूरा हिंदी बोल रही भाषा एवं संस्कृति का पूरी इकाई कंप्लीट करने वाले हैं। सो अभी हम थोड़ा कंटिन्यू होकर इसको पूरा कर ही लेते हैं, ठीक है। तो इसका पहला क्वेश्चन है, लोकतंत्र एक प्रकार का क्या है? शासन व्यवस्था। देश में सामाजिक, राजनीतिक तथा आर्थिक स्वतंत्रता खालिस्तान प्रदान की जाती है। देश की शासन प्रणाली। लोकतंत्र अच्छा है क्योंकि उपरोक्त सभी व्यक्ति का गौरव बढ़ता है, यह नागरिकों को समानता देता है, निर्णय लेने की गुणवत्ता को बढ़ाता है, ठीक है। जनता के द्वारा बनाए गए तंत्र को कहते हैं लोकतंत्र। भारत एक संसदीय धर्मनिरपेक्ष गणराज्य है। लोकतांत्रिक।
भारत में सरकार का प्रमुख खालिस्तान होता है प्रधानमंत्री। आमतौर पर किस सरकार को प्रतिनिधि के रूप में जाना जाता है? लोकतांत्रिक। लोकतंत्र के सामने सबसे बड़ी चुनौती क्या है? लोकतंत्र को सशक्त बनाना। लोकतंत्र आने से पहले नेपाल का अंतिम राजा कौन था? राजा ज्ञानेंद्र। लोकतंत्र को जनता के लिए और जनता के द्वारा शासन के रूप में किसने परिभाषित किया? अब्राहम लिंकन ने। लोकतंत्र के मूल्यांकन के लिहाज में इनमें कोई एक चीज लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं के अनुरूप नहीं है, उसे चुने। स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव। जब लोकतंत्र के निर्णय एक सही प्रक्रिया के अनुसार लिए जाते हैं तो उसे कहते हैं पारदर्शिता। लोकतंत्र निम्नलिखित में से किसके अतिरिक्त सभी की गुणवत्ता में सुधार करता है? इच्छाएं और अपेक्षाएं। निम्न मूल्यों में से किसका लोकतंत्र में नैतिक और कानूनी प्रतिबंध है? लिंग समानता। भारत का प्रथम नागरिक किसे कहते हैं? राष्ट्रपति को। संवैधानिक लोकतंत्र खालिस्तान संचालित होता है संविधान से। लोकसभा के सदस्यों का चुनाव खालिस्तान वर्ष बाद होता है 5 वर्ष बाद। सभी को अपने समान समझना खालिस्तान कहलाता है समरसता। प्राचीन भारतीय संस्कृति में कभी भी किसी के साथ खालिस्तान स्वीकार नहीं किया। भेदभाव। समाज के सभी वर्गों और वर्णों के मध्य एकता स्थापित करना खालिस्तान कहलाता है सामाजिक समरसता। केवल विचारों की बराबरी को समरसता कहते हैं। समरसता दिवस कब मनाया जाता है? 14 अप्रैल को। समरसता का क्या अर्थ है? सामाजिक भाईचारा। सामाजिक समरसता दिवस कब मनाया जाता है? 6 दिसंबर को। मनोवैज्ञानिक स्तर पर सामंजस्यता का क्या आशय है? दूसरे के प्रति अपनेपन और स्नेह की भावना। एक ही ईश्वर की संतान किसे माना जाता है? सभी मनुष्यों को। प्राचीन भारतीय के वर्ण व्यवस्था किस आधार पर की गई है? कर्म के आधार पर। कौन से व्यवहार सामाजिक बंधुत्व की भावना को दर्शाते हैं? समरसता और आत्मीयता का। सामाजिक समरसता का घटक कौन सा है? उपरोक्त सभी। समानता के मुख्य आयाम कितने होते हैं? 3। भीमराव अंबेडकर के निर्वाण दिवस को किस दिन के रूप में मनाया जाता है? सामाजिक समरसता दिवस के रूप में। ठीक है। सुंदर यानी जो आनंद प्रदान करती है उसे कला कहते हैं। अन्य कला रूपों के से अलग करने को खालिस्तान कहते हैं दृश्य कला। कला का जनक किसे माना जाता है? भगवान शिव को। संगीत कला, वास्तुकला, चित्रकला, मूर्तिकला और कविता में खालिस्तान व्यक्त किया जाता है मानवीय भावनाओं को। कुछ ऐसा जो कल्पना और कौशल के साथ बनाया गया हो, जो सुंदर हो या महत्वपूर्ण विचारों भावनाओं को व्यक्त करता हो, उसे कला कहते हैं। भारत में कितनी कलाएं हैं? अनेक है। शुक्र नीति सार के अनुसार कलाओं की संख्या होती है 64 मतलब 64। शैव तंत्र के अनुसार कला की खालिस्तान कलाएं है 64। ललित विस्तर के अनुसार खालिस्तान कलाएं होती है 86। कला का सबसे महत्वपूर्ण तत्व है रेखा। निम्न से किसे कला नहीं माना जाता? अंक शास्त्र को। कला का शाब्दिक अर्थ क्या है? जो सुंदर है। पाठ के अनुसार कला प्रायः अनुकरण करती है मूल का। किसी कलाकृति को बनाने के लिए ज़रूरी है शिल्प कौशल का ज्ञान। मूर्ति कला में वस्तु शिल्प किस श्रेणी में आते हैं? शिल्प में। साहित्य कितने प्रकार का होता है? 3 प्रकार का। किसी भाषा के वाचिक और लिखित शास्त्र समूह को साहित्य कहते हैं। साहित्य के प्रमुख 3 प्रकार होते हैं, गद्य, पद्य और चंपू साहित्य। साहित्य किसके द्वारा रचा जाता है? भाषा के द्वारा। साहित्य का मानव जीवन पर एक प्रभावशाली प्रभाव पड़ा है। पारंपरिक प्रथाओं को बल मिला है। सबसे पुराना साहित्य कौन सा है? वेद। अच्छा साहित्य किसी व्यक्ति के चरित्र पर क्या प्रभाव डाल सकता है? चरित्र उत्थान का। मनोरंजन और सौंदर्यपरक आनंद के लिए क्या लिखा जाता है? साहित्य। गद्य प्रबंध कितने प्रकार के होते हैं? 4। वेद के बाद किस ग्रंथ की रचना हुई? उपनिषद की। सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? ऋग्वेद। अष्टांग मार्ग खालिस्तान धर्म के संबंधित है। हिंदू धर्म खालिस्तान होता है भावना प्रधान। आध्यात्मिक शक्ति पर विश्वास होना, यह किसने कहा है? टाइलर ने। परमात्मा और आत्मा से संबंध रखने वाले संबंध को खालिस्तान कहते हैं अध्यात्म। आध्यात्मिक ज्ञान कैसे प्राप्त होता है? अनुभव से। आध्यात्मिक अनुभव का आशय होता है भौतिकता से परे। भक्ति समाधि, योग समाधि, ज्ञान समाधि किसके प्रकार है? अध्यात्म के। आत्म कितने प्रकार के होते हैं? 3। आदि शंकराचार्य का जन्म भारत में किस राज्य में हुआ? केरल में। आदि शंकराचार्य के गुरु कौन थे? आचार्य गोविंद भगतपाद। ठीक
ठीक है। पाठ के अनुसार अध्यात्म का संबंध किससे है? हमारे आंतरिक जीवन से। संस्कृत भाषा में आध्यात्मिकता शब्द का अर्थ है स्वयं के अस्तित्व से जुड़ना। आध्यात्मिकता किसी व्यक्ति को क्या अनुभव करा सकती है? पूर्ण आत्मज्ञान। आदि शंकराचार्य द्वारा स्थापित मठ कौन सा नहीं है? हावरक पीठम। 72 नंबर का क्वेश्चन है, हिंदू धर्म के अनुसार यदि कोई व्यक्ति आदि शंकराचार्य द्वारा चारों दिशाओं में स्थापित चारों मठों की यात्रा कर लेता है तो वह मोक्ष की प्राप्ति की ओर अग्रसर होता है। भारतीय संस्कृति में पहला पुरुषार्थ कौन सा माना जाता है? धर्म। अद्वैत सिद्धांत के प्रवर्तक दार्शनिक है आदि शंकराचार्य। अहम ब्रह्मास्मि कौन से सिद्धांत का महाकाव्य है? अद्वैत सिद्धांत के अनुसार परम तत्व कौन सा है? ब्रह्मा। आत्मन शब्द का अर्थ है आत्मा जिसमें जीवन और संवेदनाओं का सिद्धांत शामिल है। आत्मन यानी अध्यात्म में अध उपसर्ग का क्या अर्थ है? वर्तमान में किसी से ऊपर। और अध्यात्म का उद्देश्य क्या है? यह स्वयं के अस्तित्व से जुड़ना और किसी सूक्ष्म व्याख्या करना, उसकी सूक्ष्म व्याख्या करना। ठीक है। हमारा अगला क्वेश्चन है, आदि शंकराचार्य के गुरु का नाम है गोविंदाचार्य। शंकराचार्य ने कितने ज्योतिर्लिंग की स्थापना की? 12। श्रृंगेरी मठ कहाँ पर है? दक्षिण भारत में। तो ये हुई हमारी पूरी भाषा और संस्कृति BA 3rd ईयर के जो फाउंडेशन कोर्स है उसका पूरा भाषा और संस्कृति का 2020 के 4 सारे क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं, जो बहुत ज़्यादा थे, जो हमने दो वीडियोस में जो हम पूरे कंप्लीट कर चुके हैं।